हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को स्टडी ऑन ट्रैक टीम की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जैसा कि पिछले वीडियो जनरल स्टडी फर्स्ट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन का पूर्ण एनालिसिस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त की। आज हम लोग 26 से 50 नंबर तक के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इससे हमारा जीएस के 50 क्वेश्चन पूर्ण हो जाएंगे। यह हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं यह 22 दिसंबर 2018 को प्रथम पाली में पेपर हुआ था। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हम लोग कल पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज से 26वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में है और नागालैंड में आपके है 119, सिक्किम में है 86 और मिजोरम में है 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? हंगरी, जर्मनी, रोमानिया या ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी में है। यह आपके ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और यह गिरती है आपके काला सागर में। यह काला सागर में गिरती है। यह यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया इत्यादि कुल 10 देशों से होकर यह गुजरती है और यूरोप की सबसे बड़ी नदी, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है आपकी वोल्गा। वोल्गा नदी आपकी सबसे बड़ी नदी है। यह आपकी वल्डाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में यह जाकर गिरती है। यह वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अफ्रीका। तो हमारे विश्व भूगोल में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें हम इसका क्रम बता देते हैं आपको और कौन कौन से नाम हैं इसका जिक्र कर देते हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है
और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप आपका उत्तर हो जाएगा सी, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध आपका रावी नदी पे बनाया गया है। इसका सही आंसर है रावी, जो कि जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश की। सतलज नदी पे कौन सा बांध है? तो सतलज नदी पे है आपका भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। आपकी ब्यास नदी, ऑप्शन सी ब्यास नदी, ब्यास नदी पे है महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर आपकी ब्यास नदी पर है, जो कि पौंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। पौंग बांध, पौंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह आपके हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। और सॉरी, ये गलत ऑप्शन लिख गया, ये चिनाब है, चिनाब। तो चिनाब नदी पे आपका दुलहस्ती बांध है। दुलहस्ती, दुलहस्ती बांध है आपका चिनाब नदी पे, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। यह 390 मेगावाट बिजली पन बिजली संयंत्र है। पन बिजली संयंत्र है। तो चमेरा बांध किस नदी पर है? चमेरा बांध रावी नदी पर है। इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया, मैक्सिको, इटली, हवाई। तो इसका सही आंसर है कोलंबिया। गैलेरस ज्वालामुखी आपका कोलंबिया में है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। सॉरी, मैक्सिको, ऑप्शन बी मैक्सिको। मैक्सिको आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, फायर में स्थित है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। आपका अगला है इटली और हवाई। तो इटली में मुख्य 3 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसमें है एक आपका सिसिली में नेपल्स, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली और माउंट एटना के करीब है, माउंट एटना के करीब में है आपका वेसुवियस, वेसुवियस। तो इटली में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? मुख्य 3 ज्वालामुखी हैं, एक नेपल्स है, स्ट्रोम्बोली है और वेसुवियस है। आपका मैक्सिको में यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है, जो कि प्रशांत महासागर के चारों ओर है। गैलेरस ज्वालामुखी आपका कोलंबिया में है। हवाई, हवाई में सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है मोना लोआ, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोसेहार या थोसेघर, THOSEGHAR, तो थोसेहार, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ पे है? तो है आपका कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जिसका नाम है ऊंचीकल, यह 455 मीटर ऊंचा है। आपके उड़ीसा में जो वाटरफॉल है उसका नाम है वड़ घाघरा,
बड़घाघरा जलप्रपात। और आपके मध्य प्रदेश में मुख्य में 3 हैं, भेड़ाघाट या धुआंधार जिसे हम कहते हैं, धुआंधार, दुग्धधारा और मंधार। मध्य प्रदेश में वाटरफॉल में भेड़ाघाट, धुआंधार, दुग्धधारा और मंधार है। उड़ीसा में बड़घाघरा जलप्रपात है। कर्नाटक में कुचिकल है और थोसेहार या थोसेघर वाटरफॉल आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? 60, 70, 80, 90। तो इसका सही उत्तर बनेगा 90%। जैसे हमारा गोलार्ध है, तो इस गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध हुआ यह और दक्षिणी गोलार्ध हुआ यह। मैप में हम इसे उत्तर और दक्षिण तरफ देखते हैं तो आप देखेंगे तो अफ्रीका का आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया आपका दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और दक्षिण अमेरिका आपका दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। बाकी जितने भी महाद्वीप हैं सब उत्तरी गोलार्ध में हैं और यहाँ पे अनुमानित 90% की आबादी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। जब श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने तो वे 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। यह जनजातीय समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं। यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, जो कि 7 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? हर 6ठे वर्ष की समाप्ति पर, 5वें वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पंचायतों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। इस अनुसार इसका उत्तर बनेगा यह प्रत्येक 5 वर्षों की समाप्ति पर इसकी समीक्षा की जाती है। तो चलिए कुछ हम आर्टिकल 243I की बात उठी है तो इसमें कुछ और भी चीजों को जान लेते हैं। जैसे कि 243B के अंतर्गत पंचायती राज में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित थी। 243C में पंचायतों का गठन है। 243D में सीटों का आरक्षण है। 243E में पंचायतों का कार्यकाल है। 243G में पंचायतों की शक्तियां हैं।
और 243 के में पंचायतों का चुनाव है। कुछ और भी मुख्य बातें जान लेते हैं, जैसे पंचायती राज भाग 9 में 11वीं अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में शामिल है। पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज में कुल 16 आर्टिकल हैं। 243, 243 से 243 ओ तक। त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता की सर्वप्रथम 20 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था। जैसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले में। कब हुआ था, तो 20 अक्टूबर 1959 को हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज किसकी थी? बलवंत राय मेहता की थी। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 123, आर्टिकल 121, आर्टिकल 125 या आर्टिकल 127। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आर्टिकल 123, ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत चीजों को जान लेते हैं। तो जैसे भारत का राष्ट्रपति आपका किसमें है, तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। संघ कार्यपालिका की शक्ति किसमें है, तो वो है आपका आर्टिकल 53 में है। ऑप्शन बी पे देखिए कि आर्टिकल 121। आर्टिकल 121 क्या है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में संसद में चर्चा आर्टिकल 121 के तहत किया जाता है। आर्टिकल 125 की बात करें तो इसमें न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई है। आर्टिकल 127 की बात करें तो इसमें तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की बात की गई है। तो संघ की जो कार्यपालिका है, कुछ बातों को और जान लेते हैं। तो संघ की कार्यपालिका जो है, यह आपकी आर्टिकल 124 से 146 तक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 17, 19, 15 या 12? तो इसका सही आंसर है 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 है। इसमें कुल 245 सदस्य हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसमें प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा में। चलिए लोकसभा राज्यसभा की बात हुई है तो कुछ पॉइंट्स लोकसभा के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। लोकसभा में कुल 552 मेंबर हैं।
जिसमें से 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे 530 लोग। 20 संघ शासित प्रदेशों से होंगे। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्वाचित करेगा। वर्तमान में पूछ लिया जाएगा आपसे कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो हैं 543 सदस्य। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल को ही विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इस पे भी हम कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल की बात की गई है। राज्यों के राज्यपाल की बात की गई है आर्टिकल 153 में। आर्टिकल 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, क्षमा, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की जो राज्यपाल की शक्ति है वह आपके आर्टिकल 161 में शामिल है। आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा आर्टिकल 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 167 में। वर्तमान उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं, जो कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री ऑप्शन बी पे अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ऑप्शन बी, इसमें आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देने की बात कही गई है, जिसमें मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ऐसी बात आर्टिकल, ऐसी बातों का प्रावधान आर्टिकल 75 में किया गया है। आर्टिकल 77 में भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन आर्टिकल 77 में किया गया है। भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन आर्टिकल 77 में किया गया है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी जो कर्तव्य हैं वह आर्टिकल 78 में है। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी जो कर्तव्य हैं यह आपका आर्टिकल 78 में है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जो कि भारत के
14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। इन्होंने पहली बार शपथ 26 मई 2014 को लिया था और दूसरी बार शपथ 30 मई 2019 को लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, कुछ उपराष्ट्रपति के बारे में भी जान लेते हैं ऑप्शन सी से। तो उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी हैं। आर्टिकल 63 भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति के राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होने की बात कही गई है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात कही गई है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है और आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। अब हम ऑप्शन डी मुख्यमंत्री की भी बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने 19 मार्च 2017 को पहली बार शपथ लिया था और दूसरी बार 25 मार्च 2022 को। ये उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। यहाँ पे जो भी आपको बातें बताई गई हैं, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी डेट दी गई है, जो भी आर्टिकल दिए गए हैं, यह अपने आप में एग्जाम्स के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। उनको मद्देनजर रखते हुए आपके साथ शेयर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन किया है अहमदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़, नोएडा। तो इसका सही आंसर होगा नोएडा। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन किया गया है। जिस समय ये बात 2018 की है, ये करंट का अपना क्वेश्चन है। तो करंट उस समय नोएडा में प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2018 के एटी किरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो जैसा कि आपको बतला दें, 25वां, 11वां, 36वां या 74वां। तो उस समय 2018 में 11वां स्थान था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इसके बारे में कुछ आपको बता दें कि यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और मुख्य वित्तीय अधिकारियों की एफडीआई वरीयताओं पर संभावित राजनीतिक, आर्थिक और नियामक परिवर्तनों के प्रभाव को चिन्हित करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को आरबीआई के पुनर्जागरण की योजना को तक विस्तार की मंजूरी दे दी है। 2020, 2022, 2025 या 2030। तो यह आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और उस समय आपका यह सही आंसर है इसका 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को या 29 जुलाई को? तो विश्व बाघ दिवस आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को। इसका आंसर होगा डी, 29 जुलाई। 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? यह दिवस उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है जब 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पर्यवेक्षकों को संबोधित किया था। तब से सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 मई को मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है आपका 23 मई को। यह क्यों मनाया जाता है? यह कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 18 जून को मनाया जाता है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस। अंग्रेजों से लड़ने के दौरान रानी लक्ष्मीबाई जी जब शहीद हुई 18 जून को, उनके बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह करंट का प्रश्न है। यह आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह 7-8 सितंबर 2008 को 7-8 सितंबर 2018 को नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात ने किया है। गुजरात किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी सूर्य शक्ति किसान योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो ये जो इंद्रधनुष योजना है ये 7 मानकों पे आपका आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। इंद्रधनुष योजना एक टीकाकरण योजना है। इसमें किन किन रोगों के टीकों को लगाया जाता है हम उसका जिक्र आपसे कर लेते हैं। तो इसमें है डिप्थेरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। ठीक, चलिए। अच्छा हाँ, आपको एक जानकारी और देनी थी इसमें कि यह गर्भवती महिलाओं
यह गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण करने की एक योजना है। इंद्रधनुष का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को वर्तमान सरकार हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जेपी नड्डा जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की जरूरतों का समर्थन करने के लिए पीपल कनेक्ट, क्राइम कनेक्ट, लॉ कनेक्ट, कॉप कनेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा कॉप कनेक्ट। वैसे भी पुलिस वालों को समझने के लिए कॉप कहते हैं, तो इसका सही आंसर है कॉप कनेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया है? क्वीन अनन्नास, किंग ऑरेंज, प्रिंस आम या क्वीन लीची? ये भी करंट का क्वेश्चन है और उस समय इसका 2018 में आया हुआ था। तो त्रिपुरा का राज्यफल घोषित किया गया था क्वीन अनन्नास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एसिड एंड रूरल डेवलपमेंट, न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए नाबार्ड के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, उससे हमें इसका सही आंसर पता चल जाएगा। तो नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री साजी के वी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड को कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो हमें मिल गया सही ऑप्शन, एकदम करेक्ट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका एकदम सही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो इसका सही आंसर है भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। चलिए ऑप्शन है ब्राजील। ब्राजील के बारे में भी कुछ बातों को जान लेते हैं। तो ब्राजील जैसे कॉफी उद्योग में ब्राजील आपका प्रथम स्थान पे है। यूएसए अमेरिका के बारे में भी कुछ चीजों को जान लेते हैं। तो जैसे आपका अमेरिका है लोहा इस्पात, लोकोमोटिव, फिल्म एवं तेल शोधक,
तेल व प्राकृतिक गैस, वायुयान, मोटर कार, इन सब में आपका अमेरिका प्रथम स्थान पे है। और रूस भी आपका लोहा इस्पात उद्योग और जलयान निर्माण में, लोहा इस्पात उद्योग और जलयान निर्माण में आपका रूस आगे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यह भी आपका करंट का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है मुंबई में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है यह हमारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो द्वारा संचालित 22 दिसंबर 2018 को प्रथम पाली के जीएस प्रश्न पत्र का यह अंतिम प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसको, फिर आगे की बात हम करते हैं कि 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो इसका सही आंसर होगा भारत। चलिए कुछ और भी बातों को जान लेते हैं कि इसमें प्रथम स्थान पे तो भारत है, तो द्वितीय स्थान पे कौन है? तो द्वितीय स्थान पे आपका है यूएसए, अमेरिका। गाय के दूध के उत्पादन में अगर पूछेगा आपसे प्रश्न, तो उसमें दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक, लेकिन गाय के दूध का उत्पादक अगर आपसे प्रश्न में पूछेगा तो उसका उत्तर होगा यूएसए। यूएसए के बाद भारत, भारत के बाद चीन। आपसे पूछ ले बकरी दुग्ध उत्पादन में, बकरी दुग्ध उत्पादन में तो उसमें है भारत, भारत के बाद है आपका बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद आपका आता है सूडान। हॉलैंड में प्रति पशु दूध उत्पादन सर्वाधिक है। हॉलैंड में अगर आपसे यह पूछ ले क्वेश्चन कि किस देश में प्रति पशु दूध उत्पादन सर्वाधिक है, तो आपका सही आंसर होगा हॉलैंड। चलिए आज हम लोगों ने दूसरे अपने जीएस के दूसरे वीडियो से 50 क्वेश्चन को पूरा किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और आया भी होगा, पढ़ने में मजा आया होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको किसी और भी एग्जाम्स के वीडियो चाहिए इन्हीं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके उन एग्जाम्स के पेपर को भी पूरे फुल एनालिसिस के साथ लाएंगे। और अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा, आपको ऐसा महसूस होता है कि इससे आपको पढ़ने में, समझने में, आपके एग्जाम्स में काफ़ी सहायता मिलेगी, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।